आज की वीडियो में क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? आंसर है इसका, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बड़ा तथा जटिल होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव छोटे तथा सरल बनावट वाले होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के एक कोशिकीय जीवों की तुलना में अधिक जटिल होने के कारण अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विसरण से ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति काफ़ी धीमी और कम होती है, जिसके कारण बहुकोशिकीय जीवों में यदि विसरण से ऑक्सीजन की पूर्ति हो तो ऑक्सीजन की मात्रा उसके लिए अपर्याप्त होगी। अतः हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है, क्योंकि हमारे शरीर की संरचना जटिल है और साथ ही शरीर के बहुत से कार्यों के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर है इसका, पोषण, श्वसन, जनन और उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाओं को मापदंड के रूप में उपयोग कर इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि कोई जीव या वस्तु सजीव है या निर्जीव है। क्योंकि सजीवों में पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन जैसे जैव प्रक्रम होते हैं, इसलिए जिनमें ये क्रियाएं होती हैं वो सजीव हैं, अन्यथा वस्तु निर्जीव है। तो अगला प्रश्न, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? अब इसका आंसर देखिए, जीवों द्वारा जल, खनिज, कार्बनिक यौगिक, लवण तथा ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्रियों के रूप में किया जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग कर जीव शरीर में होने वाली सभी जैव प्रक्रमों को पूरा करते हैं। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में हम खनिज, जल और कार्बनिक यौगिक लेते हैं। कार्बनिक यौगिक लेते हैं, साथ ही लवण लेते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन जैव प्रक्रम के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन क्रियाएं आवश्यक हैं। प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? इसका आंसर है, हरे पेड़ पौधे वातावरण से कच्ची सामग्रियों को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं तथा उससे पोषण प्राप्त करते हैं। अतः हरे पेड़ पौधे द्वारा स्वयं भोजन का संश्लेषण कर पोषण प्राप्त करना स्वयंपोषी पोषण कहलाता है, जबकि अन्य सभी जीव जंतु हरे पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं तथा उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे सभी जीव द्वारा जो कि हरे पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करना विषमपोषी पोषण है। तो इस तरह से हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, तो उनमें स्वयंपोषी पोषण होता है, जबकि जंतु या मनुष्य, इनमें क्या होता है? विषमपोषी पोषण होता है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल तथा खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करता है। इसके अलावा सूर्य से
सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही जल। और बनता क्या है प्रकाश संश्लेषण के बाद? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? आंसर है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नांकित है। पहला, भोजन के साथ आए हुए खतरनाक जीवाणुओं को मारना या हानिकारक जीवाणुओं को मारना। दूसरा, भोजन को सड़ने गलने से बचाना। तीसरा, भोजन का विघटन कर पाचन में मदद करना। हमारे आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम हो गया? हानिकारक जीवाणुओं को मारना, भोजन को सड़ने से रोकना। प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? उत्तर, सभी पाचक एंजाइम भोजन को सरल पदार्थ में बदलकर पाचन में मदद करते हैं। एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में मदद करता है। ट्रिप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। आंसर है, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा होता है। क्षुद्रांत्र की आंतरिक दीवार पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर या विलाई कहते हैं। दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इन दीर्घरोमों में रुधिर वाहिकाएं बहुतायत में होती हैं। दीर्घरोमों की ये रुधिर वाहिकाएं पचे हुए भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। तो इस तरह से हमारी आंत की जो भीतरी दीवार है उस पर उंगली के समान जो संरचना है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, उनके कारण अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? आप सबको मालूम होगा, वायु की अपेक्षा जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इस घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, जबकि वायु में ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है। स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को अधिक मात्रा में तथा आसानी से उपलब्ध है। अतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीवों के लिए अधिक आसान है। प्रश्न है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं? ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। श्वसन दो तरह के होते हैं। पहला, वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया आदि में वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कम मात्रा में। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए कम ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी कभी हमारी पेशियों में अधिक कार्य करने से, जैसे व्यायाम वगैरह करने से, ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो पाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है।
मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? आंसर है, सांस लेने पर ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, जहां पर रक्त नलिकाओं का जाल होता है। ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में घुलकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाती है। कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा रक्त में मिल जाती है, जो फिर से हृदय में आती है और हृदय से फेफड़ों में जाती है और फिर विसरण के द्वारा फेफड़ों से होते हुए नाक द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पहले फेफड़ों में जाती है, फिर रक्त के द्वारा वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचती है। प्रश्न है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? आंसर है, फेफड़े के अंदर श्वसनिका छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका के कारण फेफड़ों का आयतन बहुत अधिक बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन तथा क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से मानव फुफ्फुस या फेफड़ों में अधिकतम क्षेत्रफल किसके कारण होता है? कूपिका के कारण, क्योंकि श्वसनिका विभाजित होकर गुब्बारे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण फेफड़ों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? देखिए, रुधिर गैसों, वर्ज्य पदार्थ, हार्मोन्स, जल, अकार्बनिक पदार्थ, अन्य रसायनों का वहन करता है। हृदय क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, या हम कह सकते हैं हृदय रक्त को पूरे शरीर में धकेलने का या भेजने का कार्य करता है, क्योंकि मानव हृदय एक पंप की तरह काम करता है। रुधिर वाहिकाएं धमनी रुधिर को हृदय शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, यानी हृदय से रक्त को धमनियां शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, जबकि शिराएं विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करके हृदय तक वापस लाती हैं। तो इस तरह से मानव तंत्र के मुख्य घटक कौन से हो गए? रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। प्रश्न है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर को आवश्यकता अनुसार अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। स्तनधारी और पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उन्हें कब मिलेगी? जब हमारे शरीर में या स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग होंगे। तो इस तरह से स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? आंसर है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक हैं जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम का कार्य है जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पौधे के क्लोरोफिल युक्त भाग में बने हुए भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक हैं, और ये वहन तंत्र के मुख्य घटक हैं। जाइलम का काम है जड़ों के द्वारा जो पानी अवशोषित हुआ है वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है क्लोरोफिल युक्त भाग में जो भोजन बना है उसको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। प्रश्न है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल
तथा उसमें घुले हुए खनिज लवणों को पौधे में ऊपर की ओर भेजने में सहायक होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होने से पौधों में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे जल जो है ये ऊपर चढ़ता जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पौधे के क्लोरोफिल युक्त भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है। इस भोजन को फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे के हर भाग में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम ऊतक एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य क्या है? पौधे के क्लोरोफिल युक्त भाग में जो भोजन बना है उसको पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य है। प्रश्न है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर, वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानने का कार्य करता है और मूत्र का निर्माण करता है। वृक्क के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला बोमेन संपुट और दूसरा एक लंबी नलिका। तो इस तरह से नेफ्रॉन या वृक्काणु के दो मुख्य भाग हैं, बोमेन संपुट और एक लंबी नलिका। ये तो थी इसकी मुख्य रचना। अब इसकी क्रियाविधि देखिए या कार्य देखिए, वृक्काणु के क्या कार्य हैं। रुधिर रीनल धमनी में बहुत अधिक दाब पर बहता है। अधिक दाब के कारण ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता है। रुधिर केशिकाएं और प्रोटीन केशिकाओं में ही रहती हैं। जो रुधिर कोशिकाएं हैं और प्रोटीन केशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। इस निस्यंदन में या छने हुए में वर्जित पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि भी उपस्थित होते हैं, और साथ ही अतिरिक्त जल की मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती वह भी होती है। जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः अवशोषण होता है। उन पदार्थ का भी छनन केशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। अंत में निस्यंद में केवल यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे वर्ज्य पदार्थ तथा जल रह जाते हैं, जिसे मूत्र कहा जाता है, जो संग्राहक नली में एकत्र होता है। प्रश्न है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्तर है, उत्सर्जी उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादप वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण तथा पत्तियों जिनमें वर्ज्य पदार्थ होते हैं को गिराना आदि क्रिया करते हैं। इसके अलावा पादप रेजिन तथा गोंद के रूप में वर्ज्य पदार्थ एकत्रित करते हैं तथा कुछ वर्ज्य पदार्थों को अपने आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित भी करते हैं। जिस तरह से जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, पादपों में इस तरह के विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें उत्सर्जी उत्पादों से छुटकारा इन्हीं विधियों से होता है। प्रश्न है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? इसका आंसर है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन पुनर्अवशोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। यानी अगर शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा अधिक है तो मूत्र में जल की मात्रा भी अधिक होगी। तो इस तरह से मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। अब प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन बताना है। इसका आंसर है सी। मनुष्य में वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। मनुष्य में 2 किडनी होती हैं, 2 वृक्क होते हैं जो रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थों को छानकर उसे मूत्र के रूप में अलग कर देते हैं और
मूत्र में यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है यह है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसका आंसर है जल का वहन। पादप क्या करते हैं? जमीन से जल और खनिज लवणों को जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। जाइलम पादपों के पूरे भाग में, जड़ में, तने में, पत्तियों में, हर जगह में होता है। इनकी जो फैली हुई जो वाहिनियाँ हैं या वाहिकाएँ हैं, इसका पूरा जाल होता है। तो जाइलम के द्वारा पादप मिट्टी से जल का अवशोषण कर पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्या है? कच्चे पदार्थ के रूप में। क्लोरोफिल पौधे के हरे भागों में होता है। सूर्य का प्रकाश सूरज से प्राप्त होता है। तो इस तरह से स्वपोषी पोषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये पौधे के क्लोरोफिल युक्त भाग में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करते हैं, और इस तरह से इसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जटिल जीवों में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहले स्टेप में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट का विघटन ऊष्माक्षेपी है, अतः इसमें ऊर्जा निकलती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा हो जाती है, जिसे आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है। श्वसन का यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में भोजन के पहुंचने पर जो अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है और यकृत से पित्त रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम लाइपेज कहलाता है, और लाइपेज वसा पर क्रिया कर वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस तरह से वसा का पाचन होता है। तो वसा जो है ये एक जटिल यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसका अवशोषण शरीर नहीं कर सकता। ये सरल यौगिक में बदल जाता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर है, भोजन के चबाने के क्रम में मुंह में उपस्थित लाला ग्रंथियां लाला रस का श्रावण करती हैं। लाला रस को लार या सलाइवा भी कहा जाता है। लार या सलाइवा भोजन में मिलकर भोजन को लसलसा या गीला बना देता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। लार या सलाइवा भोजन में उपस्थित स्टार्च पर क्रिया कर उसे ग्लूकोज में बदलकर भोजन के पाचन में सहयोग करता है। स्टार्च क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो जो सलाइवा है, इसमें उपस्थित जो एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, ये क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल देता है। प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? उसके उपोत्पाद क्या हैं? तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है? हरे पौधों में होता है। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषक तत्वों की प्राप्ति स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं के भोजन का संश्लेषण करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण का होना आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए भोजन के संश्लेषण में ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट बनती है।
तो इस तरह से स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद हैं ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट। उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनते हैं। प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर नाम से ही पता चल रहा है। जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है वे वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। पहला है, हवा की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, जबकि हवा की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा निकलती है। तीसरा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। अगला अंतर है, वायवीय श्वसन में जल एक उत्पाद होता है, जबकि कभी कभी हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बैक्टीरिया तथा यीस्ट में होने वाले अवायवीय श्वसन में इथेनॉल एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से अवायवीय श्वसन किन जीवों में होता है? जैसे बैक्टीरिया में या जीवाणु में, यीस्ट में जो श्वसन होता है ये अवायवीय श्वसन होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है। इसमें जो उत्पाद होता है एक, ये है इथेनॉल प्राप्त होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? आंसर है इसका, श्वसन मार्ग में फुफ्फुस के अंदर जाकर जो श्वसनिका है ये छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन नलिकाओं के अंत में छोटे छोटे गुब्बारे जैसी कई आकृतियां होती है जो कूपिकाएं या एल्वोलाई कहलाती हैं। ये कूपिकाएं श्वास के साथ जाने वाली हवा तथा फुफ्फुस या फेफड़ों में आने वाले रक्त को अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है ताकि गैसों का विनिमय अधिक हो सके। कूपिकाओं या एल्विलाई के कारण हमें या हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकती है और जो विभिन्न कार्यों में काम में आती है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन का मतलब श्वसन क्रिया अधिक मात्रा में होगी, अधिक ऊर्जा निकलेगी। प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कुछ परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? रक्त में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन ले जाना। तो इसकी कमी के क्या परिणाम होते हैं? पहला है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त मात्रा में सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन युक्त रक्त पर्याप्त मात्रा में क्योंकि सब जगह अगर नहीं पहुंच पाएगा तो श्वसन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी और हमें आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तीसरा, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलने से हमारा शरीर किसी भी कार्य को पूरी क्षमता से करने में सक्षम नहीं होगा और हमें हमेशा थकान महसूस होगी। चौथा, हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होने की स्थिति को एनीमिया या रक्त अल्पता कहा जाता है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी। तो इस तरह से अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन हर कोशिका तक पूरी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। मानव तथा अन्य स्तनपायी एवं जटिल जंतुओं में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त अलग अलग रक्त नलिकाओं द्वारा हृदय में जाता है, अर्थात 2 बार हृदय में पहुंचता है। रक्त के अलग अलग अर्थात 2 बार हृदय में पहुंचने के कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्योंकि मनुष्य तथा अन्य जटिल जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
अतः दोहरे परिसंचरण के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है, जिससे वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का मतलब ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है और ग्लूकोज के पूर्ण विघटन होने से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अतः मानव सहित अन्य गर्म रक्त जंतुओं के लिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम क्या है? संवहन ऊतक है। ये संवहन ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इनके वहन में क्या अंतर है? देखिए, जाइलम का काम क्या होता है? जड़ों से पानी को अवशोषित करना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? पत्तियों या पौधे के क्लोरोफिल या युक्त भाग में जो भोजन बना है वो पौधे को हर भाग में पहुंचाना। तो देखिए, पहला अंतर है, जाइलम जल का परिवहन जड़ से लेकर पादप के अन्य भागों तक करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों के पोषक तत्वों का परिवहन पादपों के सभी भागों तक करता है। दूसरा, जाइलम में परिवहन केवल नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन आवश्यकता अनुसार सभी दिशाओं में होता है। जैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में बने हुए भोजन को तनों में, जड़ों में, शाखाओं में हर जगह पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से जाइलम का काम है पानी का संवहन और फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन। जाइलम जड़ से पानी पौधे को ऊपर की ओर को पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों के में बने हुए भोजन को पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। प्रश्न है, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि की तुलना कीजिए। देखिए, कोशिकाएं फुफ्फुस की इकाई संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है। ऐसे वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब इसमें क्रियाविधि और रचना में क्या अंतर है? देखिए, पहला है, कोशिकाएं फुफ्फुस या फेफड़ों में पाई जाती हैं, जबकि वृक्काणु वृक्क में पाए जाते हैं। दूसरा, कोशिका में केवल एक नलिका द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि वृक्काणु में अशुद्ध रक्त एक नलिका द्वारा जाता है और वर्ज्य पदार्थ दूसरी नलिका द्वारा मूत्र के रूप में मूत्राशय में पहुंचता है। तीसरा है, गोल गुब्बारे जैसी आकृतियां कोशिकाएं कहलाती हैं, जबकि कपनुमा आकृति बोमन संपुट कहलाती है। अगला है, कोशिकाएं रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती हैं, जबकि वृक्काणु रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग करते हैं। कोशिका में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण द्वारा अलग किया जाता है, जबकि वृक्काणु रक्त से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को छानकर अलग करता है। कोशिका में रक्त से वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन गैस के रूप में होता है, जबकि वृक्काणु में रक्त से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ का छनन द्रव के रूप में या मूत्र के रूप में होता है। तो ये मुख्य अंतर है